स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। हम लोग ने ये क्लास 7 की पर्यावरण की सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। और जो चैप्टर बड़े होते हैं उनको 2 पार्ट में कर लेते हैं, और जो छोटा होता है उसको 1 पार्ट में ही करते हैं। और यकीन मानिए, अगर ये बहुत आप ध्यान से देखते हो तो आपसे सारे क्वेश्चन आंसर बनने वाले हैं, और कहीं से भी चैप्टर के बीच में से कहीं से भी आ जाएं। आज हम चैप्टर 4 वायु का पार्ट सेकंड कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर भी बड़ा था। तो इसमें क्या है, मौसम और जलवायु। अगर मौसम की बात करते हैं तो मौसम क्या होता है, दिन प्रतिदिन का होता है। आज क्या मौसम है, तो मौसम दिन प्रतिदिन का। बल्कि जलवायु क्या होती है, जलवायु में औसत निकालते हैं, जैसे 1 महीने की या फिर 3 महीने की, ऐसे मतलब जो स्थिर होती है वो क्या होती है, जलवायु एक औसत होता है। जबकि मौसम क्या होता है, बदलता रहता है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है, शुरू करते हैं आज का। क्या आज वर्षा होगी, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्या आज दिन साफ होगा या धूप निकलेगी, ये भी क्वेश्चन कर रहे। बताओ दिन कैसा होगा भाई, साफ होगा या धूप निकलेगी। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना है, आज इंडिया जीतेगी, मतलब ये अनुमान है। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर क्या है, पूरा एक रेडियो है। हमारा शरीर जो क्या है, ये पूरा शरीर क्या है, एक रेडियो है। और फिर ये कह रहे हैं कि मस्तिष्क उसके स्पीकर हैं। जो यहाँ मस्तिष्क होता है वो इसके क्या है, स्पीकर है। रेडियो तो देखा ही होगा। और जो बटन से जिससे हम नियंत्रण करते हैं, तो जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है ना, वो क्या कहलाता है, मौसम कहते हैं। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। तो मौसम क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, मौसम वह है जो मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। वायुमंडल है, वायुमंडल भी पढ़ चुके हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की परत पाई जाती है उसको वायुमंडल कहते हैं। तो जो मौसम क्या है, वायुमंडल की प्रत्येक घंटे, मतलब प्रत्येक घंटे और तथा दिन प्रतिदिन की क्या होती है, स्थिति होती है। मतलब अभी कैसा है, बाद में कैसा क्या है, मौसम दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है। तो आर्द्र मतलब जिसमें आर्द्रता हो, मतलब वायु में अगर नमी हो तो वो आर्द्र मौसम कहलाता है। और गर्म मौसम तो वायु में अगर तापमान अधिक हो तो वो गर्म मौसम कहलाता है। जैसे गर्मी को दिन क्या होते हैं, गर्म मौसम होता है। आर्द्र मौसम कब, जब बारिश में कैसा उमस वाला मौसम होता है ना, वो आर्द्र कहलाता है। तो ये हमें दोनों ही मौसम क्या बना देते हैं, चिड़चिड़े बनाते हैं। अगर पर कभी अच्छी देखो हवा चलती तो हम कैसे हो जाते, अरे वाह हवा चल रही है, ऐसे। और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। ये देखिए, औसत मौसम जो होता है वही क्या है, उस स्थान की जलवायु है। जैसे मौसम देखिए, हम तारीख लेते हैं गर्मी की, जैसे जून की लेते हैं, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। तो हम देखेंगे 1 तारीख को ज़्यादा गर्मी थी, 2 तारीख को थोड़ी कम गर्मी थी, और 3 तारीख को और गर्मी थी। तो एवरेज क्या निकला, औसत क्या निकला, ये इसका औसत निकला कि गर्मी पड़ रही है। और यही जो औसत है ये क्या कहलाएगा, जलवायु। जबकि जो दिन प्रतिदिन का जो दिन प्रतिदिन का क्या होगा, स्थिति होगी, उसे क्या कहेंगे, मौसम। और जो मौसम का औसत होगा तो वो क्या कहेगा, जलवायु कहलाती है। और ये जो मौसम होता है, ये जलवायु, ये कहाँ की होती है, किसी भी स्थान की होती है, किसी भी स्थान की होती है। जैसे अगर हम शहरों में ले लें, मध्य प्रदेश के शहर ले लें, तो पन्ना का मौसम, या फिर पन्ना की जलवायु, सीहोर की जलवायु, भोपाल की जलवायु, इंदौर, जबलपुर, इनकी जलवायु होगी, इनका ही मौसम होगा। क्या आप समझ गए कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? समझ गए होंगे क्यों करते हैं, कि हमें पता चल जाए कि आज ठंडी होगी, बारिश होगी, या क्या होगा। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, मौसम हो गया, जलवायु हो गई। नेक्स्ट देखते हैं तापमान क्या होता है।
तो आज प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। तापमान क्या होता है? जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, जो उसका तापमान होता है, उसी का अपन अनुभव करते हैं। वायु में मौजूद क्या होता है? ताप या शीतलता के परिणाम को ही हम क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। जो वायुमंडल में या फिर वायुमंडल में जो वायु है उसमें क्या होता है? अगर ताप या फिर शीतलता जो भी विद्यमान होती है उसे क्या कहते हैं? हम तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। कैसी होती है? शीत ऋतु में पता है ठंडी होती है, ग्रीष्म ऋतु क्या होती है? गर्म होती है। तापमान क्या है? तो जो वायु में मौजूद एवं ताप एवं शीतलता है ना, उसी का परिणाम ही क्या है? तापमान कहलाता है। अब देखते हैं आतपन क्या होता है। तो आतपन क्या है? एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती। क्या होता है? देखा, सूर्य से आने वाली जो सूर्य किरणें होती हैं उनको जो पृथ्वी रोक लेती है उसे ही क्या कहते हैं? आतपन होते हैं। और ये आतपन जो होता है, सूर्य की ऊर्जा होती है, ये क्या होती है? तापमान वितरण को प्रभावित करती है। आतपन क्या होता है? जो सूर्य तप आता है ना, सौर किरणों के द्वारा जो ताप आता है उसी को क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं। और ये क्या तापमान को तो प्रभावित करेगा ही। सूर्य किरणें क्या होती हैं? जब तेज सूर्य की किरणें जब सीधे पड़ती है हमारी पृथ्वी पर तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और जब तिरछी पड़ती है तो क्या होती है? ठंडी होती है। ये जब आप जलवायु या ब्रॉड सेक्शन में पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्या है? आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता है। अब देखिए, ये समझ लीजिए आपकी पृथ्वी है और यहाँ पे क्या होती है? भूमध्य रेखा। ये लास्ट सेक्शन में होते हैं ध्रुव। तो ये क्या कह रहा है कि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होती है? घटती है। जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्या होगा? तापमान क्या होगा? घटेगा। भूमध्य रेखा के आसपास तापमान अधिक रहता है और ध्रुवों के आसपास क्या होता है? तापमान बढ़ता है। कुछ यहाँ पे यंत्र दिए गए हैं तापमापी से क्या करते हैं अपन? तापमान का मेज़र करते हैं। मतलब ठंडक है या फिर गर्मी है, तापमान में मतलब तापमान अधिक या शीतलता अधिक है। ताप अधिक या शीतलता, दोनों को ही क्या कहते हैं? तापमान। वायु दाब मापी में क्या करते हैं कि हम वायु दाब कितना लग रहा है, ये क्या है? वायु दाब मापी है। फिर क्या है? वर्षा मापी, वर्षा की मात्रा मापता है। ये मेज़र करते हैं ना कि कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई है, तो ये वर्षा मापी है। बाद दिग्दर्शी पवन की दिशा दर्शाता है, मतलब पवन किस दिशा में चल रही है। ये जब पवन चलती है तो ये घूमने लगता है, जिससे हमें पवन की दिशा मालूम पड़ जाती है। नेक्स्ट है अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके होते हैं। क्योंकि जो ध्रुव होता है, ध्रुव पे तापमान क्या होता है? कम होता है। तापमान कम होगा तो शीतलता अधिक होगी, इसलिए वहाँ पे ठंडक अधिक होती है और बर्फ़ जमी रहती है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान क्या होता है? बहुत अधिक होता है। और क्यों होता है? क्योंकि दिन के समय जो एस्फाल्ट की बनी जो सड़कें होती हैं और धातु से बने जो क्या होते हैं? कंक्रीट के भवन होते हैं, वो क्या होते हैं? ऊर्जा को क्या कर लेते हैं? दिन के समय एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रात के समय क्या कर लेते हैं? छोड़ देते हैं। तो इसीलिए क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। नगर की भीड़ वाले ऊंचे गर्म भवन क्या होते हैं? वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है कि नगरों का तापमान क्यों अधिक होता है। तो ये क्या यहाँ पे जैसे अब सड़क है, सड़क कैसे हो गई? एस्फाल्ट की बनी होती है ना, इसमें सरिये भी लगे होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो तापमान होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखो, धातु कोई भी हो, धातु क्या करती है? तापमान को संग्रहित कर लेती है अपने में और फिर वो बाद में जब ठंडक होती है तो उसको छोड़ती है। जैसे गैस पे कुछ भी रखो गर्म, तो क्या अब जब गर्म करते जाएंगे तो और तपता जाएगा। उसी प्रकार ये है। और जो लंबी लंबी इमारतें होती हैं तो क्या होता है? लंबी लंबी इमारतें हैं, अब ऐसी इमारतें बनी हैं तो यहाँ पे जो वायु है इसको ज़्यादा गर्म वायु आई, अब इसको
निकलने की जगह नहीं मिल रही तो और गर्म होती जाती है। जबकि अगर भवन क्या होते हैं, जैसे भवन क्या होते हैं, छोटे हैं, तो वायु ऐसे पूरे में फैलती रहती है। इसलिए कह रहे हैं कि ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, वायु संकीर्ण क्षेत्र में होती है, इसलिए गर्म होती है। कंक्रीट के भवन होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, तापमान को एब्जॉर्व कर लेते हैं। और शाम के समय क्या होता है, छोड़ता है तो और भभक सी निकलती है उस टाइम पे। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि तापमान को मापने की जो मानक इकाई है वो क्या है, डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार किसने किया था, तो एंडर्स सेल्सियस ने किया था। और सेल्सियस पैमाने पर जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जमता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलता है। ये इकाई क्या होता है, इकाई आपने सुनी होगी, जैसे अपन वजन काय में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं, तो किलोग्राम, ग्राम क्या हो गई, उसकी इकाई हो गई। और जैसे लंबाई नापते हैं रोड की, किसी भी चीज़ की लंबाई नापते हैं तो सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गई, इकाई हो गई। उसी प्रकार अगर तापमान को मापना है तो काय में नापेंगे, डिग्री सेल्सियस में। और डिग्री सेल्सियस में अगर डिग्री सेल्सियस में 0 बता रहा है तो मतलब कि क्या हो गई, बर्फ़ जमती है। और अगर 100 बता रहा है तो क्या हो जाएगा, इस पे क्या होता है, पानी उबलता है। वायु दाब क्या होता है, तो यह जानकर आपको आश्चर्य हो गया कि वायु हमारे शरीर पर क्या होता है, उच्च दाब के साथ क्या करती है, बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह क्यों, इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे शरीर की सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोगों से कि आपको जानकर आश्चर्य होगा, जैसे ये आप खड़े हो, एक मिनट, ये आप खड़े हो और वायु क्या होती है, चारों दिशाओं से चल रही होती है और ये क्या लगाती है, आप पर बल लगाती है, तो इसको क्या कहते हैं, वायु दाब। और आप भी इस पर क्या लगाते हो, विपरीत बल लगाते हो, इसलिए आपको क्या होता है, बल का अनुभव नहीं होता है। अब पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है। वायु दाब क्या कहलाता है, तो जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार, जो वायु का भार होता है उसके द्वारा लगाया गया दाब, उस क्या कहलाता है, वायु दाब। वायु दाब क्या कहलाता है, तो यहीं पे याद कीजिए, वायु दाब क्या कहलाता है, पृथ्वी की सतह पर वायु का जो भार है उसके द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है। ये क्या लगा रही है, यहाँ से दाब लगा रही है, इसी को क्या कहेंगे, वायु दाब कहेंगे। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेज़ी से गिरने लगता है। जब वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो दाब क्या होता है, तेज़ी से गिरने लगता है। और समुद्र स्तर पर वायु दाब क्या होता है, सर्वाधिक होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएंगी ना वायुमंडल में, क्षोभ से समताप, फिर मध्य मंडल, तो क्या होगा, वायु का दाब क्या होगा, कमता जाएगा। सबसे ज़्यादा वायु कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में ही। फिर उसके बाद क्या होता है, वायु का दाब कमता जाता है। उसी प्रकार अगर देखें तो समुद्र स्तर पर वायु दाब क्या होता है, सर्वाधिक होता है, और ऊंचाई पर जाने पर यह क्या होता है, घटता जाता है। वायु दाब का अगर क्षैतिज वितरण देखेंगे तो क्या होगा, किसी स्थान पर वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। जो ताप होगा वो क्या करेगी, वायु के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करेगी। ये क्षैतिज होता है, ये ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। तो क्षैतिज वितरण वायु का कैसा होगा, तो तापमान क्या करेगा, प्रभावित करेगा। और यहाँ पर सीधा सीधा ये लिखा है कि जो वायु होती है, वायु जैसे गर्म होगी, निम्न, यहाँ पर पहले भी ये पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जो वायु होगी वो जैसे गर्म होगी तो ये वायु ऊपर उड़ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगी, ठंडी वायु आ जाएगी, स्थान घेर लेगी। यहाँ पर क्या होता है, निम्न वायु दाब का केंद्र बन जाता है। तो यही है कि जो गर्म वायु है वो क्या होती है, ऊपर उठती है, और ऊपर उठेगी तो क्या बना लेगी, जैसे ये सोचिए गर्म वायु है, ये ऊपर उठी, यहाँ पर गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्न वायु दाब हो जाएगा, क्योंकि वायु यहाँ से उठ के यहाँ चली गई है, तो निम्न वायु दाब का केंद्र बना लेती है। और यहीं पर अगर देखें तो जो कम वायु दाब वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर ठंडी वायु होती है, तो वो क्या करती है, भारी होती है, और अगर ये ठंडी वायु है तो ये क्या ऊपर उठेगी नहीं, यहीं पर क्या हो जाएगी, निमज्जित होकर यहीं पे उच्च दाब बना लेगी। यहाँ पे ये वायु है तो ये ऊपर नहीं उठती है, यहीं पे निमज्जित होकर यहीं पे उच्च वायु दाब बनाती है।
और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। नेक्स्ट क्या है, ये फैक्ट पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि चाँद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अब वायु नहीं होगी तो वायु दाब कैसे लगाएगी। अंतरिक्ष यात्री जब चाँद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, कोई वीडियो देखिएगा, वो लोग क्या पहने, एक ऐसी पोशाक पहने रहते हैं जिसमें क्या होता है, हवा भरी रहती है। अंतरिक्ष पोशाक कहते हैं उसे। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएँ क्या होंगी, फट जाएंगी। सोचिए, अगर वो पोशाक नहीं पहने, वो वाइट से, तो उनके अंदर जो रक्त की शिराएँ होती हैं वो क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी, जिससे अंतरिक्ष यात्री क्या हो जाएंगी, रक्तस्रावत। यहाँ पे बोला है इनने, पर यहाँ पे बताया गया था ना कि हमारा शरीर भी क्या लगाता है, विपरीत बल। तो वहाँ पर जो विपरीत बल लगाएगा तो इससे क्या होंगी, सिराएँ फट जाएंगी। इसीलिए वो, सोचिए, आपकी सिराएँ भी फट सकती हैं, रक्त पूरे शरीर से ऐसे बहने लगेगा। अंतरिक्ष यात्रियों के अगर इतना हम टेक्नोलॉजी विकसित नहीं होती तो। पवन क्या होती है, देखते हैं। तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। पवन क्या कहलाती है, जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर क्या करती है, बहती है या फिर गति करती है, उसको क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। आप पवन को काम करके देख सकते हैं। अब पवन के काम देखिए, यहाँ पे पवन के काम क्या क्या है। पवन आपको समझ में आ गई क्या है, जहाँ पर ज़्यादा वायु होती है वो कहाँ पे, जहाँ पे कम दाब क्षेत्र होता है वहाँ की ओर गति करती है, तो वही पवन है। मतलब वायु की जो गति है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, वो क्या है, पवन है। अब वायु के पवन के काम देख लीजिए। तो देखिए, जब सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती, सड़क पर जो पत्तियाँ गिरी हैं उनको क्या करेगी, उड़ाएगी। अथवा तूफान के समय क्या पेड़ों को क्या कहती है, उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप ऐसे महीन धूल एवं धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसकी विपरीत दिशा में क्या होता है, चलना भी कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में अगर आप छाता लेके चलोगे ना तो आसान नहीं होगा, छाता पूरा क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित कीजिए। तो आप ऐसे अपने जो भी एक्सपीरियंस है, जब बहुत तेज़ हवा चल रही हो तो आपने क्या ऑब्जर्व किया या फिर क्या महसूस किया, तो वो बताइए। और उदाहरण यहाँ पे दीजिए, अपने दोस्तों से पूछिए आपने क्या महसूस किया था जब बहुत तेज़ हवा थी या धीरे धीरे हवा थी। तो एक मुझे याद आ रहा है, तो कहाँ जब हवा ऐसे रहती है तो क्या होता है, कान में क्या होती है, साएँ साएँ जैसी आवाज़ आती है जब बहुत तेज़ हवा होती है। चलिए देखते हैं, क्या आप जानते हैं जो पवन का नाम होता है ना, वो क्या होता है, आने के आधार पर निर्धारित होता है। मतलब पवन किस दिशा से आ रही है ना, उसके आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को क्या कहेंगे, पश्चिम से आ रही है तो इसको क्या कह देंगे, पश्चिमी पवन या फिर पछुआ पवन। नेक्स्ट देखते हैं, आप पवन के नाम देख लीजिए। पवन के नाम क्या है, स्थानीय पवन, मौसमी पवन, स्थायी, मौसमी और स्थानीय। तो स्थायी पवनें कौन कौन सी हैं, व्यापारिक हो गई, पश्चिमी हो गई, पूर्वी। ये क्या हो गई, 3 पवनें हो गई। व्यापारिक, ये देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम बना गया है इस पे क्या है, व्यापारिक पवनें हो गई। और पछुआ को पश्चिमी बोलते हैं, और पूर्वी पवनें, ये क्या है, पवनों की 3 पेटियाँ दिखाई गई हैं, व्यापारिक, पछुआ और पूर्वी। ये तीनों पवनें क्या है, स्थायी हैं। मतलब ये वर्ष भर लगातार ही क्या होती है, निश्चित दिशा में चलती रहती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्थायी बोलते हैं। क्योंकि ये क्या होती है, हमेशा चलती है। और दोनों साइड लेंगे, साउथ नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश में, दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पे भी व्यापारिक, यहाँ पे पछुआ पश्चिमी, यहाँ पे भी पूर्वी है। पवनों के प्रकार ये क्या करते हैं, वर्ष भर गति करती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्थायी पवनें कहते हैं। अब मौसमी पवनें क्या होती हैं, तो ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। जैसे भारत में क्या होती है, मानसूनी पवन चलती है, तभी क्या होती है, बारिश का मौसम आता है, तो उनको क्या बोलते हैं, मौसमी पवनें। स्थानीय पवनें क्या है, ये क्या होती हैं पवनें, किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय चलती है, किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष के या फिर किसी विशेष समय पर चलती है। जैसे उत्तर भारत में क्या होता है, लू चलती है ना, मई जून के आसपास,
तो उसे क्या कहेंगे, स्थानीय। वो क्या है, विशेष स्थान पर, उत्तर भारत में चलती है इसलिए स्थान पर। अब यहाँ पर एक चक्रवात घटना दी गई है, उड़ीसा का चक्रवात बताया गया है, बंगाल की खाड़ी में आया था, उड़ीसा को सबसे ज़्यादा क्षति हुई थी। तो आप लोग ये पढ़ लेना। चक्रवात के बारे में बताया गया है 1900। मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू समझा देती हूँ कि जो उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा भारत का आप मैप देखिए तो ये है, यहाँ पर क्या हो, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर उड़ीसा है। तो बंगाल की खाड़ी में क्या हुआ था, चक्रवात के कारण उड़ीसा में बहुत ही भयानक स्थिति आ गई थी और 5 जिले इससे प्रभावित हुए थे। कब आया था, 1999 में आया था और इसको महाचक्रवात भी कहा जाता है। इस महाचक्रवात में क्या होता है, पवन की गति बहुत ही तेज़ होती है, वर्षा बहुत तेज़ होती है और तो क्या था, पवन तो बहुत ही तेज चली थी, 36 घंटे चली थी, ऊपर से बहुत वर्षा हुई थी। और चक्रवात से क्या हानि होती है, तो विद्युत कट जाती है, टेलीफोन लाइनें भी ध्वस्त आ जाती हैं, तो कहीं से भी कोई भी साधन नहीं बचता है कांटेक्ट करने का और तबाही रहती है। घर डूब जाते हैं, कच्चे घर गिर जाते हैं, सब जमींदोज़ हो जाता है। तो ये एक भयानक चक्रवात था जो 1999 में आया था। और ये वही चक्रवात थे। देखते हैं क्या, आर्द्रता क्या है। तो आर्द्र एक समझिए, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से क्या होता है, वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। तो क्या होता है, जैसे जलाशयों में पानी है तो आपने वाष्पीकरण की प्रोसेस सुनी होगी। यहाँ पे पानी, यहाँ से क्या होगा, जल क्या है, जल क्या होगा, सूर्य द्वारा वाष्पीकरण के द्वारा चला जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। और जो क्या होता है, ऊपर जाके जल वाष्प बन जाता है। और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। जो वायु में जलवाष्प की मात्रा होती है ना, उसको आर्द्रता कहते हैं। आपने देखा होगा जो बारिश के समय है आर्द्रता बहुत होती है, वायु में क्या होती है, जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसी से क्या होते हैं, कपड़े भी नहीं सूख पाते हैं जल्दी। और गर्मियों के टाइम पे बहुत कम होती है आर्द्रता, तो कपड़े देखिए बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। आर्द्रता मतलब नमी, मतलब वायु में क्या होता है, पानी होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, नहीं तो फिर आर्द्रता, उसको क्या बोलते हैं, जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि वायु में किसी भी समय क्या, जलवाष्प की मात्रा को क्या कहेंगे, आर्द्रता कहेंगे। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, अत्यधिक होती है, तो उसे हम आर्द्र दिन कह देते हैं, जैसे कि बारिश के टाइम पे। और जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है तो जलवाष्प धारण की इसकी क्षमता भी बढ़ जाती है, इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र होती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। पसीना भी नहीं सूखता है बारिश के टाइम पे, अगर पसीना आया ना तो जल्दी नहीं सूखता है, वहीं गर्मियों में आए तो कितनी जल्दी सूख जाता है। और पसीना भी नहीं सूखता है, असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प अग्नित होकर ठंडा होकर क्या होता है, जल की बूंद बनाते हैं। यहाँ पे वर्षा की प्रोसेस बताई गई है, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, वाष्पीकरण हो गया, क्या हो गया, यहाँ से जो यहाँ का तालाब महासागर नदियों का पानी था वो क्या है, वाष्पीकरण द्वारा ऊपर चला गया, यहाँ होकर क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा होकर क्या होता है, यहाँ पर संघनित हो जाता है। संघनित क्या होता है, वाष्प के से क्या होता है, पानी बन जाता है और ये बादल का निर्माण कर लेता है। अब यही जब क्या होता है, भारी हो जाता है, जल की बूंदों के रूप में फिर क्या होता है, बरस जाता है। यहाँ पर ये पानी बरसने की प्रोसेस दी गई। पानी कुछ नहीं है, जो वाष्पीकरण से ऊपर जाता है वही बाद में नीचे आ जाता है, यही तो वर्षा है। और क्या है वर्षा, पहले प्रोसेस क्या है कि वायु जो पानी है, वाष्पीकरण आएगी एक प्रोसेस, वाष्पीकरण के बाद क्या होगा, संघनन होगा, संघनन के बाद क्या हो जाएगा, वर्षा के रूप में वर्षण हो जाएगा। तो ये 3 प्रोसेस हो गई। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण क्या कहलाता है, वर्षा कहलाता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण ही क्या कहलाता है, वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर क्या होता है, तो भौम जल हमको जो
जो हम ट्यूबवेल से ऊपर ले लेते हैं, कुएं में होता है, वो भौम जल कहलाता है। और ये काय से प्राप्त होता है, तो वर्षा से ही प्राप्त होता है। और यहाँ पर क्या बताया गया है, जो पहाड़ी पर जो पेड़ क्या होते पौधे क्या होते हैं, जल का संरक्षण करते हैं, जल को क्या लेते हैं, सोख लेते हैं। पर जब पहाड़ी से क्या होता है, अपन पेड़ काट देते हैं तो वर्षा जल क्या होता है, फिर बहने लगता है वहाँ से, वहाँ पर संरक्षित नहीं होता है और निचले इलाकों में फिर क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। क्रियाविधि जो होती है उनके आधार पर 3 प्रकार की वर्षा है। एक तो चक्रवाती वर्षा है, एक पर्वतीय वर्षा है, एक है संवहनी वर्षा। तो जो चक्रवात के कारण वर्षा होती है वो क्या होती है, चक्रवाती वर्षा। चक्रवात आता है तो वर्षा आती ही है। पर्वतीय वर्षा क्या होती है कि बादल, हवा क्या होता है, यहाँ से हवा है, ये हवा गई तो ये नमी है, इसमें मतलब पानी की मात्रा है। जब यहाँ ये भारी हो जाती है तो ऊपर नहीं चढ़ पाती है ये पहाड़ी पर, और यहाँ पे क्या कर देती है, वर्षा कर देती है। तो इसको क्या बोलते हैं, पर्वतीय वर्षा। नेक्स्ट क्या है, संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा को 12 बजे की वर्षा बोला जाता है। ये क्या होती है, जब जैसे गर्मी हुई तो क्या होता, बाष्पीकरण हो गया, उसके तुरंत बाद क्या हो गई, बारिश हो गई, तो इसको संवहनी वर्षा। ये कहाँ होती है, जो पृथ्वी में भूमध्य रेखीय क्षेत्र है ना, वहाँ पर हमेशा ही संवहनी वर्षा होती है। उससे 12 बजे की वर्षा कहते हैं या फिर दोपहर की वर्षा कहते हैं। तो 3 प्रकार की वर्षा देख ली, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। अब देखते हैं, पौधे तथा जीव जंतुओं की जीवित रहने के लिए वर्षा क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। और वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला है। वर्षण का दूसरा रूप क्या है, हिम है, सहिम, वृष्टि और ओला, ये भी क्या है, वर्षण के रूप है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। वायुमंडल क्या है, वायुमंडल का अधिकतर, ये बहुत ही जो चैप्टर डिस्कस किया है ना उसी के हिसाब से ही है। तो मुझे उम्मीद है कि चैप्टर समझ में आया है। और आप है ना, आपको अगर मैं क्वेश्चन आंसर लिखने को दूँ तो अपने मन से लिख सकते हो। इसीलिए कीप वॉचिंग और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।